Morning everyone. Welcome you all in GK with Sanjay Sir's YouTube चैनल। चलिए अगस्त के कुछ और करंट अफेयर को कवर करते हैं। मंथली करंट अफेयर 2 तारीख की बात को यहाँ पर कवर करेंगे। अधिक जानकारी के लिए, अधिक पीडीएफ के लिए आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं या डायरेक्टली जीएसजी विद संजय सर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चलिए 2 ऑफ अगस्त के करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है वो लेके आऊँगा और कुछ बातें मैं यहाँ पर पहले से लिख के आता हूँ। उसका रीज़न ये रहता है कि मैं थोड़ा-सा चीज़ों को और एनहांसली आपको पढ़ा पाऊँ और लिमिटेड चीज़ों में पढ़ा पाओ, क्योंकि करंट अफेयर में जब आप टॉपिक को कनेक्ट करते हो, खासकर यूपीएससी के लिए या इवन एसएससी के लिए या अगर बैंक के लिए हम बात कर लें, क्योंकि ये जो करंट अफेयर का इनिशिएटिव है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, वन डे एग्ज़ामिनेशन के लिए आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? तो वहाँ पर आपको चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है लिखित रूप में लेके आता हूँ। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएम मेगा यहाँ पे पीएम मित्रा स्कीम शुरू की थी, जिसका नाम था पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। क्या था भाई? पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, जिसके अंदर 7 राज्यों के अंदर 7 स्टेट के अंदर अलग-अलग जगहों पे एक टेक्सटाइल पार्क को डेवलप किया जाएगा, जहाँ पे इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट से और बहुत सारे जो, क्योंकि भारत बहुत पहले से ही टेक्सटाइल का हब है, अगर यहाँ पर आप बात करते हैं, ठीक है ना? शुरू से ही यहाँ पर जो है कॉटन की खेती होती है, कॉटन की स्टार्टिंग ही यहाँ से भारत में हुई थी, कॉटन की खेती की शुरुआत ही भारत से हुई थी। अब उसके हमको एविडेंस हड़प्पा सिविलाइजेशन तक में मिलते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर उसको फाइनलाइज़ किया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे सरकार ने ये देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई है, कहाँ पे शिफ्ट हो गई है? बांग्लादेश के अंदर। की वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, बट इंडिया की इकोनॉमी उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो नहीं कर रही। तो सरकार ने इसके लिए पीएम मित्रा स्कीम को शुरू किया, जिसके अंदर 7 टेक्सटाइल पार्क्स डेवलप, मतलब पार्क का मतलब ये ऐसा है कि यहाँ पर ए टू ज़ेड एवरीथिंग यहीं पर अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन है, तो कॉटन से थ्रेड बनाना, यार्न बनाना, करना है, उसकी चीज़ों को डेवलप करना, उससे फिर टेक्सटाइल डेवलप करना। फार्म से डायरेक्टली आप यहाँ पर फॉरेन लेवल तक एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसीलिए इसको जो है P5 से भी इसकी थीम को डिनोट किया गया है। चलिए इस पे और बात कर लेते हैं। इसको फाइनलाइज़ किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में। अभी इसको यहाँ पर 2025 अगस्त में आते-आते इसको ये 7 के 7 अलग-अलग प्लेसेस फाइनलाइज़ कर लिए गए हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। 7 है ये। क्या है भाई? फ्रेगमेंटेड वैल्यू चेन डेवलप करना, फ्रेगमेंटेड वैल्यू चेन डेवलप करना, अनलॉक करना, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट हो सके, एक्सपोर्ट क्रिएट किया जा सके, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और रीफ्रेश किया जा सके इंडिया की पोजीशन ग्लोबल टेक्सटाइल लीडर के रूप में, क्योंकि ग्लोबल टेक्सटाइल लीडर में बात किया जाए तो इंडिया इज ऑन 5th प्लेस ऑन एक्सपोर्ट, 5वें प्लेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन-कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, कर्नाटका और आपका क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, ये मैप बना के मैंने यहाँ पे समझाया ताकि ये चीज़ें और आपको समझ में आएँ। 1 अगस्त की न्यूज़ है, देखो पीआईबी से न्यूज़ेज़ आएँगी आपके पास, जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेज़ रहेंगे, उन्हीं से मैं बात करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बात की जाए कौन-कौन से प्लेसेस हैं, तो तमिलनाडु में यहाँ पर विरुद्धनगर, तेलंगाना में वारांगल, गुजरात में नवसारी, कर्नाटका में कालाबुरगी और उसके अलावा मध्य प्रदेश में धार, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और महाराष्ट्र में अमरावती को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, जिसके लिए 4,400 यहाँ पे 45 करोड़ रुपए भी अलॉट किए गए हैं। टोटल जो स्कीम है, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, ऐसा एक्सपेक्ट की जा रही है, एम किया जा रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए इन सब जगहों पे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20 लाख जॉब्स जो है पर कनेक्ट हो सके। तो 7 मेगा मित्रा पार्क यहाँ पे गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, जिसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड मतलब पहले से एक्जिस्टेड, जो पहले से मान लीजिए टेक्सटाइल हब है या टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ है, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा? रिवाइव किया जाएगा, उनको फिर से पुनरुत्थान किया जाएगा। नहीं तो फिर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लाए जाएँगे, मतलब बेसिक से वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वहाँ पे बेसिक से सारी चीज़ें लाई जाएँगी। तो 5 टाइम एफ का मतलब यहाँ पर क्या है? वो है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। मैंने वही बोला था आपके, फार्म और फॉरेन, मतलब फार्म से चीज़ों को यहाँ पे लेके आना, जस्ट लाइक अ कॉटन बॉल्स, ठीक है? कॉटन की जो यहाँ पर रुई होती है, जिसको हम लोग कपास बोल देते हैं, वहाँ से फाइबर बनाना, फाइबर को फैक्ट्री में डेवलप करना, उसको फैशन के हब में डेवलप करना और उसको अट्रैक्ट कराना फॉरेन मार्केट को। आई होप दिस मच क्लियर। तो 500 करोड़ रुपए से लेके 200 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है 500 करोड़ रखे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब जो पहले से एक्जिस्टेड था उसके लिए। ठीक है? तो यहाँ पर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा सेंट्रल लेवल पे, चाहे डेवलपमेंट हो, साइट, रोड, पावर्स, वाटर, सब चीज़ें यहाँ पर कोशिश करी जाएँगी, प्रोवाइड की जाएँगी। तो ये फाइनलाइज़ किया गया है 7 सालों के लिए, 2021 में शुरू किया गया, 2028 27-28 में इसको फाइनलाइज़ कर लिया जाएगा। 70,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आ जाए, 20 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट की जाएँ और भारत में जो टेक्सटाइल है, जो अभी हम 12% अर्निंग कमा रहे हैं, 7% है, इसको और भी बूस्ट किया जाए। जीडीपी का 7% अभी यहाँ पर जो है टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट से आता है। इसके लिए जैसे समर्थ
स्किल डेवलपमेंट करना, एंट्री लेवल अपस्किलिंग करना लोगों को यहाँ पर, उसके बारे में स्पिनिंग क्या है, वेविंग क्या है, ठीक है ना? मतलब बुनकरी जिसको हम लोग बोल देते हैं, उनको यहाँ पर डेवलप करना। फिर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया गया 1480 करोड़ रुपए के आउटले के साथ में। 1480 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार इन्वेस्ट करेगी, जस्ट लाइक डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, इन सारी चीज़ों में, ताकि इन सभी क्षेत्रों में टेक्सटाइल को प्रमोट किया जा सके। विज़न क्या है F5 मैं आपसे डिटेल में बता चुका हूँ। ये देखिए, ये प्रीलिम्स बेस या प्रीलिम्स के लेवल में जितने भी की फैक्ट हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लास्ट टाइम में रिवीजन करने के बहुत काम आएँगे सब आपके। कौन-कौन सी लोकेशन है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तमिलनाडु, तेलंगाना, और ये इम्पोर्टेंट जो ये सिटीज़ के नाम है, ये भी ध्यान देना, विरुद्धनगर, वारंगल, नवसारी, धार, लखनऊ और आपका अमरावती। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, इंडिया का ओल्डेस्ट और बिगेस्ट एक समय पर यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बट धीरे-धीरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हुआ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा, बांग्लादेश, अदर और प्लेयर आए, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो 45 मिलियन अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पर 4 करोड़ लोग के आसपास इन्वॉल्व्ड हैं इस सेक्टर के अंदर, ठीक है? और जॉब यहाँ पर क्रिएट करी जाए, सरकार यहाँ पर ये चाहती है अप्रॉक्सिमेटली 2 मिलियन, ठीक है ना? तो दूसरी अगर बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे इसको डेवलप किया जा रहा है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 71% स्टेट और 49% यहाँ पर इक्विटी प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये मैंने आपको यहाँ पर ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बता दिया। उसके अलावा अगर एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए, तो दुनिया में टेक्सटाइल का करंटली, मैं 2024 की बात करता हूँ, ठीक है? 2024 की बात करता हूँ, बहुत सारे डेटा आपके सामने लेके आऊँगा मैं। 2024 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे बड़े एक्सपोर्टर के रूप में आपको चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, टर्की और इंडिया दिखाई देगा। तो इंडिया यहाँ पर 5th प्लेस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है? चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, टर्की और फिर बाद में इंडिया। और इंपोर्ट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा कहाँ पर खरीदे जाते हैं अपैरल्स, टेक्सटाइल्स? यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड आपका कनाडा। अल्टीमेटली आप जी7 कंट्रीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें। चलिए, ये प्रॉपर पैरामीटर्स हैं, डिटेल्स हैं आपकी, तो इत्मीनान से आप रिवाइज़ कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। नेक्स्ट, अमेंडमेंट हुए हैं बहुत सारे आपके बैंकिंग लॉज़ के अंदर। खास करके यहाँ पर देखोगे तो 19 अमेंडमेंट यहाँ पर किए गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं अगस्त 1, 2025 को। पिवोटल है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को रिवैम्प करना है। करंट डिजिटल रूप में जिस तरीके से बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, जिस तरीके से डिजिटाइज़ हो रही हैं चीज़ें, उतनी ही ज़्यादा बहुत पुराने कानून, बहुत पुराने बिल्स भी हैं। अब उनको क्या किया जा रहा है, अमेंड करके नए चैलेंजेस के साथ में उनको क्या किया जा रहा है, एक तरीके से लाया जा रहा है। तो इनकम्पास 19 अमेंडमेंट अक्रॉस द 5 लैंडमार्क स्टेटस एक्ट जो है यहाँ पे, जिसमें मॉडर्नाइज करना गवर्नेंस, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्शन देना, डिपॉजिटर्स के बारे में बात करूंगा, ऑडिट की क्वालिटी सुधारना, कि बैंकों में जो ऑडिट्स होती है उनकी क्वालिटी को यहाँ इनहांस करना, अलाइन द बैंकिंग प्रैक्टिसेस, जो बैंकिंग की प्रैक्टिसेस हैं वो नए तरीके से कैसे इवॉल्व हो सके, कैसे आ सके, वो सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। पीआईबी से ही आपको देखने को मिलेगा, 30 तारीख की न्यूज़ है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन से अमेंडमेंट यहाँ पर ऐड किए गए, वैसे अगर देखोगे तो बहुत सारे आपके एक्ट हैं जो मैं अपने बैंकिंग अवेयरनेस के बैच में डिटेल में पढ़ाता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया, ठीक है ना? उसके अलावा आरबीआई एक्ट 1934 में आया, ठीक है? उसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूँगा तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंदर बैंकिंग की डेफिनेशन लिखी है 5 बी के अंदर। 5 बी के अंदर, बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ग्रांट द लोन, ये बातें लिखी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उस तरीके से एसबीआई एक्ट भी होता है आपका, जो है 1955 में आया था, क्योंकि एसबीआई 3 पुराने बैंकों से मिलकर बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता। चलिए, तो ये अमेंडमेंट हुए हैं इन सभी जगहों पे। उसके अलावा और भी बहुत सारे, एक एक्ट आया था, बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, क्योंकि आपको पता है 1970 और 1980 यहाँ पर 2 समय, जिस समय बैंकिंग के अंदर, पहले अगर बात करोगे तो 1969 और 1980, पहले 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, और फिर 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, जिनके पास कुल जमा धनराशि 50 करोड़ थी, वो यहाँ पर नेशनलाइज किया गया था पहले, और जिनके पास में कुल जमा धनराशि 200 करोड़ हुआ करती थी, उनको नेशनलाइज किया गया था, ठीक है ना? तो बहुत सारी डिटेल लेके आऊँगा। तो यहाँ पर क्या है, सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट रीडिफाइन किया गया। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जो है, जो पहले 5 लाख रुपए हुआ करता था, उसको बढ़ाकर थ्रेशोल्ड जो है 2 करोड़ रुपए कर दिया, ठीक है? जिससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेक्टोरल ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा, इन्फ्लेशन है उस पे फोकस किया जाएगा, इन्फ्लेशन को कम करने पर बात किया जाएगा, माइनर स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर अल्टीमेटली क्या किया जाएगा, ग्रोथ पे फोकस किया। टेन्योर कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स की जो पोस्ट है उसको यहाँ पर 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, ठीक है? एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर। तो टेन्योर है बैंक के डायरेक्टर कोऑपरेटिव यहाँ पर इंक्रीज किया गया। अनक्लेम्ड एसेट की जब हम बात करते हैं, तो इसके लिए एक पोर्टल है, ठीक है? आरबीआई का अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का उद्गम, ठीक है? उद्गम, ये पोर्टल बनाया गया था आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स जो हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको यहाँ पर पीएसबीज के द्वारा 7 ईयर में इनएक्टिव किया जाए एंड ट्रांसफर टू यहाँ पर अल्टीमेटली इन्वेस्टर एजुकेशन एंड
प्रोटेक्शन फंड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो 7 साल तक उस पे किसी ने क्लेम नहीं किया तो अल्टीमेटली इस फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? रिपोर्ट करना आरबीआई की जो भी रिक्वायरमेंट है, अभी पहले क्या होता था, हर फ्राइडे को यहाँ पर रिपोर्ट होती थी, जो भी बैंक यहाँ पर रिपोर्ट करते थे अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को। उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है अब, लास्ट डे ऑफ फोर्टनाइट, मतलब हर 14वें दिन पे जो लास्ट डे होगा, ठीक है? 15वें दिन फोर्टनाइट इसको बोल सकते हैं आप, उस दिन मंथ में आपको जो है किया जाएगा, हर फ्राइडे अब नहीं किया जाएगा, ठीक है? ताकि मोर स्ट्रीमलाइन यहाँ पर बर्डन को यहाँ पर कम किया जा सके, क्लियर है? दूसरा रेशनलाइज़ किया गया यहाँ पे, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, आउटडेटेड प्रोविजंस थे सारे, 1960 के बाद में कुछ चेंजेस ज़्यादा किए गए नहीं गए, और जहाँ पर आपने देखा जाए तो करंट टाइम में बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट बहुत ग्रो कर रही है। प्रोटेक्शन डिपॉजिटर्स को कैसे किया जा सकता है? ऑडिट करना बार-बार बैंकों का, ताकि वहाँ पे एनपीए ज़्यादा ना क्रिएट हो। अगर एनपीए ज़्यादा क्रिएट होता है तो फिर बैंक यहाँ पर या फिर आरबीआई होल्ड कर देता है, मोराटोरियम लगा देता है। मतलब उन पे बार कर देता है, आप इतना ही पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के समय ये हुआ था कि शुरू-शुरू में आप सिर्फ ₹1000 यहाँ पर निकाल सकते थे, फिर वो 10,000 में कन्वर्ट किया गया, देन आफ्टर 50,000 में उसको कन्वर्ट किया गया था। मतलब जो डिपॉज़िटर जो अपना पैसा रख रहा है, वो ही यहाँ पर बार कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है पैसा निकालने से। तो ये सारी चीज़ें, ताकि अगर ज़्यादा ऑडिट होगा, ग्रीवेंसेस बेटर तरीके से होंगे, तो फेथ डिपॉज़िटर का बढ़ेगा। प्लस एक एक्ट लाया गया था, डीआईसीजीसी एक्ट, डिपॉज़िट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 में ये एक्ट आया था, और इसके लिए जो बॉडी बनी 1978 में बनी, ये ध्यान रखें, ठीक है? तो 1 लाख उसका क्या था, अगर आप जितना भी पैसा यहाँ पर रख रहे हो, इन केस अगर बैंक यहाँ पर रन ऑफ हो जाता है, ठीक है? मतलब बैंक यहाँ पर क्या करता है, दिवालिया हो जाता है, बैंक वापस नहीं कर पा रहा है आपका पैसा, ऐसी स्थिति हो गई है, तो उस समय यहाँ पर डीआईसीजीसी आएगी और आरबीआई पर आपको इंश्योरेंस के पहले 1 लाख रुपए थे, अभी उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है की गई हैं। जैसे मैंने अनक्लेम्ड उमंग पोर्टल की यहाँ पर आपसे बात करी, डीआईसीजीसी एक्ट के बारे में भी बात करी, तो ये सारे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलते हैं, और डीआईसीजीसी एक्ट अभी 5 लाख रुपए यहाँ पर कन्वर्टली 1 लाख से बढ़ाकर रिसेंटली यहाँ पर 5 लाख रुपए किए गए हैं, ताकि वाइटल रोल यहाँ पर पब्लिक का कॉन्फिडेंस बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर बढ़ सके। 1 लाख से फरवरी 2020 में, तो यहाँ पर फरवरी 2020 में यहाँ पर इसको जो है 1 लाख से 5 लाख में कन्वर्ट किया गया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। दूसरा यहाँ पर जो उमंग पोर्टल है, जिसको डेवलप किया गया है आरबीआई के द्वारा, सॉरी उद्गम पोर्टल, उमंग नहीं है, उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा। तो ये मैंने आपको बताया कि जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट्स एसेट होते हैं, जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा, मान लीजिए अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है, अकाउंट होल्डर ने उस पैसे को यहाँ पर कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन और इन चीज़ों में पब्लिक अवेयरनेस में यहाँ पर रखा जाएगा। उद्गम की यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछी जा चुकी है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। क्या है भाई? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इन्फॉर्मेशन एम यहाँ से किया गया है, क्लियर है? तो उद्गम पोर्टल आपको देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत अल्टीमेटली इसको क्या किया, अगर 10 साल तक इनएक्टिव रहता है कोई भी अकाउंट, तो उसको अनक्लेम डिपॉजिट में डीईएफ, डिपॉजिटर एजुकेशन फंड में इसको जो है डाल दिया जाए। जुलाई की डेटा के अनुसार अगर आप बात करोगे, जुलाई 2025 के डेटा के अनुसार अभी तक 8,50,000 यूजर, ठीक है? 8,50,000 यूजर्स को यहाँ पर जो है अल्टीमेटली रजिस्टर कर चुके हैं इसके अंदर, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के अंदर, ताकि वो यहाँ पर जिनका भी क्लेम था, वो क्लेम करके अपना पैसा वापस ले सकें, ठीक है? इस पोर्टल के थ्रू। तो ये देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है बैंकिंग के अंदर, इस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, और एम्पावर करना बैंकों को, ठीक है? रेगुलेटरी सिम्प्लिफिकेशंस लाना, सिम्प्लीफाई करना, ऑपरेशनल स्ट्रेस जो है उसको कम करना, कॉर्पोरेट और कंसल्टेटिव रिफॉर्म्स लेके आना, जैसे कंपनी एक्ट, ठीक है? जो कि 1956 में आया था, उसको अमेंड करके 2013 में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। तो ये सारे आपके सामने, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एसबीआई एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एक्ट आपके सामने ये डिटेल में यहाँ पर बताया गया। ये लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए आपके पास में है। डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जीएसटी की जब अपन बात करते हैं, यहाँ पे हमको यहाँ पर इम्पोर्टेंटली पता होना चाहिए कि लास्ट मंथ जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1.96 करोड़ यहाँ पर रीच कर चुका है, 1.96। तो प्रॉपर्ली अगर हम पहले यहाँ पर जीएसटी के बारे में सब कुछ जान ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2017 में किया गया था, जुलाई में, 1 जुलाई को, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में भी आप जो है जानते हैं। एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर के रूप में इसको देखा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में देखा जाता है, जिसके अंदर जो स्टेट के अंदर आने वाले वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, बहुत सारे टैक्सों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसको वन नेशन वन टैक्स भी बोला जाता है, वन नेशन वन टैक्स बोला जाता है। और इंडिया ने जो यहाँ पर अडॉप्ट किया है, पहले तो सबसे पहले अगर बात करोगे तो फ्रांस फ्रांस में कॉन्सेप्ट आया था जीएसटी का, बट इंडिया ने कैनेडियन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जो है अडॉप्ट किया है, कनाडा के जीएसटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अडॉप्ट किया है। इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। कहने का मतलब सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इंटर स्टेट जीएसटी हम लोग बोल देते हैं।
दूसरी बात यहाँ पर जीएसटी की बात करोगे तो करंटली यहाँ पर आपको जीएसटी 0% एंड के अलावा अगर बात करोगे आप लोग 5%, 12% और 18%, 28%। वैसे तो 0% को आप नेगलेक्ट कर सकते हो कि जिसमें नहीं लग रहा है, ठीक है? जैसे खादी और चरखा प्रोडक्ट्स पे और सॉल्ट पे आपको नहीं लगता है। क्योंकि 2019 में गांधी जी की 150th एनिवर्सरी थी गांधी जी की 2019 में, क्योंकि 1869 में 1869 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थ हुआ था। तो 150वें जन्मदिन पर, जो कि कितना हो गया 2019, ठीक है? उस दिन यहाँ पर 0% ऐड किया गया था किस पे? खादी प्रोडक्ट्स पे और आप सॉल्ट पे। चरखा, खादी, नमक सत्याग्रह आपको पता होगा, उससे रिलेट करके यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जीएसटी नेटवर्क डेवलप किया गया है जिसको फैसिलिटेट करता है यहाँ पर इन्फोसिस। उसके अलावा अगर आप कुछ एक्ट पे बात कर लीजिए तो अमेंडमेंट किया गया था 122nd, ठीक है? 122वां अमेंडमेंट था और 101 यहाँ पे अमेंडमेंट 2000 कॉन्स्टिट्यूशन बिल के रूप में लाया गया था 122वां, और अमेंडमेंट जो था 101वां अमेंडमेंट 101 यहाँ पर अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव सारे मैंने आपको बता दिए। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई है, ठीक है? 5 अगस्त को आई थिंक, ठीक है? उस पे भी हम लोग बात करेंगे। 55 अगस्त को 55 50 मीटिंग थी, उसके बाद 56 मीटिंग थी। लेटेस्ट जो हुई है 56 मीटिंग हुई है ऑनलाइन। तो चलिए थोड़ा जीएसटी पे और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो कलेक्शन पे बात करोगे तो ये 7% का राइज़ देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। 7.5% का ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल जो जुलाई 2024 का डेटा था, उससे उस डेटा से कितना परसेंट 7.5% अधिक डेटा यहाँ पर कलेक्शन हुआ है जीएसटी के अंदर 2025 में। थोड़ा-सा और इसको सेग्रीगेट करते हुए अगर अपन देखेंगे, हम लोग देखेंगे, तो जुलाई में इस प्रकार से रहा और जुलाई 25 में इस प्रकार से आपको चेंजेस देखने को मिले। तो ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, टोटल ग्रोथ आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेगी 7.5 के रूप में, ठीक है? मंथली देन ईयरली भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए, डोमेस्टिक इम्पोर्ट एंड जीएसटी रेवेन्यू। तो इसमें आपको एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और सेस भी देखने को मिल रहा है। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स पर किसी प्रकार से एडिशनल टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? सेस बोलते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। सिंपली चीज़ों को लेकर लेकर हम लोग चलेंगे और धीरे-धीरे चीज़ों को यहाँ पर बात करते हुए, समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अगर बात करी जाए, कितना रहा है 1.96। लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, 1.96 यहाँ बता दिया, 7.5% का ग्रोथ बता दिया कि पिछले साल जो हुआ था वो हुआ था 1.82 लाख इन जुलाई 2024 2024 में। नेट जीएसटी रेवेन्यू इतना, रिफंड इतना किया जा चुका है 27,147 करोड़ रुपए, ठीक है? रिफंड किया जा चुका है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी जो देखने को मिली है 6.7 देखने को मिली है। इम्पोर्ट रेवेन्यूज में 9.7। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो सीजीएसटी, आईजीएसटी जितना भी बेसिक कलेक्शन है आपको यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, बता दिया, अलग से डेटा आपके सामने आ गया। फिजिकल हेल्थ इंडिकेटर है, ऑब्वियस सी बात है 1.8 से ज़्यादा आ रहा है तो ये बता रहा है कि जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर अगर बढ़ रहा है तो गुड्स का मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव हो रहे हैं। अगर मूव हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स बन रहे होंगे तभी तो मूव हो रहे होंगे। सरकार का तर्क ये है कि भैया जीएसटी अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी क्या हो रही होगी, सर्विसेज़ भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ कर रही होगी, समझे? और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ इंक्रीज़ करती है तो ये बात समझिएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट को भी वो कहीं न कहीं रिज़ेम्बल करती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर बढ़ रही है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इन्वर्टेड ड्यूटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये इनपुट टैक्स की तरह काम करता है। आपने जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट लिए, आप जीएसटी रिक्लेम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना? जीएसटी इनपुट। लिथियम आयन बैटरी यहाँ पर हाई फंडेड क्लेम यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज़ में पार्ट में किया गया है। त्रिपुरा जैसे राज्य जो हैं सेक्टोरल और आपका ग्राफिकल इनसाइट्स अगर हम देखते हैं, तो हाई वैल्यू यहाँ पर क्या देखने को मिला है? स्लोवर नेट रेवेन्यू ग्रोथ सजेशंस वीकर कंजम्पशन ऑफ द हाई वैल्यू अर्बन सेक्टर लाइक ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में थोड़ी कमी आई है यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है। दैट आफ्टर अगर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, तो त्रिपुरा में 41%, मेघालय में 26%, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, गुजरात में 3% इंडस्ट्रियल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके टाइमली आपके बाउंड में है। ये इंपॉर्टेंट डेटा के सामने। और जीएसटी में अगर आप बात करोगे तो ये 2 तरह के इंक्लूड किए गए हैं। जैसे सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी जीएसटी में इंक्लूड हो गई है, सर्विस टैक्स इंक्लूड हो चुका है, कन्वर्टेबल यहाँ पर कन्वर्ट लीडिंग ड्यूटी भी यहाँ पर ऐड की, सरचार्ज हो गया एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सेस, इसके अलावा वैट, परचेज़ टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है? अभी इन सब चीज़ों पे आपका जीएसटी लागू होता है, ठीक है? क्लियर है? और जीएसटी से अगर आउट देखोगे तो आपका लिकर, ठीक है? लिकर हो गया आपका, इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, ठीक है? ये आपके जो हैं बाहर हैं, जीएसटी से बाहर। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो बहुत कलेक्शंस आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ खैर, ठीक है? अप्रैल, मई, जून और जुलाई, पिछले 4 महीने का बड़ा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल में क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो उस समय सबसे ज़्यादा होता है।
अप्रॉक्सिमेटली 2.37 लाख करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जीएसटी कलेक्शन। मई में, और जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर देखोगे तो 12% ज़्यादा था, पिछले साल के मुकाबले। मतलब अप्रैल 2024 के मुकाबले अप्रैल 2025 में ये 12% ज़्यादा रहा है। मई की बात कर लें तो इट इज़ 2.01 लाख करोड़ रुपीज़, व्हिच इज़ 16 टाइम इंक्रीज़, 16.4% इंक्रीज़ आपको देखने को मिलता है। जून में अगर बात कर लेते हैं 1.84 लाख करोड़, व्हिच इज़ अप्रॉक्सिमेटली अगर बात करोगे तो नेगेटिव इंक्रीज़ आपको फेस्टिवल सीज़न कम यहाँ पर कम हो जाता है, और आपके जून में गर्मी बहुत हो रही होती है, तो फार्म आउटपुट भी आपका देखने को होता है कि कम मिल रहा होता है, ठीक है ना? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी कम हो गए होते हैं। जुलाई में अगर बात करेंगे तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ 1.96 लाख करोड़, अभी मैं आपको बता के आया, व्हिच इज़ 7.5% इंक्रीज़ आपको देखने को मिला। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका डेटा है, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। रिसेंटली यहाँ पर 71st 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। एक्चुअली 2023 की है, मूवी जो रिलीज़ हुई 2023 में, उसके लिए 2025 अगस्त में यहाँ पर अनाउंस किया गया है, व्हिच इज़ गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है, ठीक है? किसके द्वारा? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आपको देखने को मिलती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? तो ये सारी की सारी यूनियन मिनिस्टर। अगर आप यूनियन मिनिस्टर की बात करते हैं तो अश्विनी वैष्णव सर आपको जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगली बातें यहाँ पर करते हैं। तो इसके लिए देखिए जो बेस्ट एक्टर इस बार के एडिशन में यहाँ पर दिया गया है। एक्चुअली क्या है, इंडिया का बहुत लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है, 22 तो हमारी जो है भाषाएँ हैं। 8th शेड्यूल में जो लिखी गई हैं, 8th शेड्यूल में हमारी कितनी भाषाएँ हैं? 22 भाषाएँ हैं। कल्चरल लैंडस्केप इतना बड़ा है, साउथ की मूवीज़ हैं, फिर उसके बाद में आप कन्नड़ा दैट आफ्टर इंडस्ट्री है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री है, बहुत सारी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिल रही होती है। उनके कल्चरल और रीजनल सिनेमा आपको यहाँ पर नॉन फिक्शन फ़िल्म्स देखने को मिलती है। इस बार शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, ठीक है? इनको यहाँ पर नेशनल अवार्ड दिया गया। वैसे तो विक्रांत मैसी की जो मूवी थी 12th फेल, उसके साथ में जो शाहरुख खान की मूवी जवान कहते हैं, यहाँ पर शेयर किया है बेस्ट एक्टर के अवार्ड को। दोनों ने, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने दोनों मिलके यहाँ पर इसको शेयर किया। तो विक्रांत मैसी फॉर 12th फेल एंड शाहरुख खान जवान, ठीक है? फॉर, ठीक है? तो रानी मुखर्जी मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, एंड सिद्धार्थ सेन बेस्ट डायरेक्टर फॉर द केरला स्टोरी। एंड आफ्टर यहाँ पर बात करते हैं तो पॉपुलर फिल्म जो है रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। तो ये सारी मूवीज हैं, हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा है। सबसे ज्यादा अवार्ड्स जो देखने को मिले हैं, वो देखने को मिले हैं किसमें आपको? सैम बहादुर में। सैम बहादुर 3 अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। बेस्ट रीजनल अवार्ड की यहाँ पर बात करते हैं, जरा थोड़ा देख लेते हैं रीजनल मूवीज को। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये सारी बातें मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? चलिए, मलयालम, तेलुगु, तेलुगु, भगवता केसरी, उसके बाद में यहाँ पर बात करी जाए तमिल, पार्किंग, मराठी, सामयाची आई, बंगाली, दीप फ्रिज एंड असमी, रंगतापू 1982। तो उसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड आपने सुना होगा, ये भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर ही आता है। हाईएस्ट सिनेमैटिक अवार्ड्स हैं, 1969 से शुरू किए गए थे, ठीक है? इनकी याद में धुंधीराज गोविंद फाल्के, ठीक है? जिसमें स्वर्ण कमल, उसके अलावा 10 लाख का कैश प्राइज, सिल्क रोल, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती है। रिसेंट जो है वो देविका रानी रॉइंच यहाँ पर जो है रिसेंट सॉरी फर्स्ट रिसेंटली फर्स्ट रिसीव। सैम बहादुर मैंने आपको बताया, जैसे कल्चरल प्रमोट करना, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, क्योंकि इंडिया में यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी, मराठी, साउथ लैंग्वेज, नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज, ये सारी हैं। टोटल अगर आप बात करोगे तो 8th शेड्यूल जो है हमारा, ठीक है? शेड्यूल के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 12 शेड्यूल है करंटली। शुरू-शुरू में 1 से लेके 8 ही शेड्यूल थे, फिर 9th शेड्यूल अनुसूचियाँ बोलते हैं, ठीक है? तो 9th, 10th, 11th एंड 12th यहाँ पर अभी की डेट में डाल दी गई हैं। तो 8th शेड्यूल के पास में 22 लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है? तो चलिए, क्रिएटिव स्किल, टेक्निकल एनकरेजमेंट इससे मिलता है, एक्सीलेंस को पुश किया जाता है, एडमायर किया जाता है, उनके काम को यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलता है। क्लियर? चलिए, अगली बात कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट। ये सारी बात, अच्छा, ये डायरेक्टर में अगर बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस में, डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में यहाँ पर बात करूँ तो आशुतोष गवारीकर सर ने यहाँ पर जो है ज्यूरी को लीड किया है, चेयर किया है, ठीक है? ये सारी बातें हैं। 2023 का अवार्ड 2025 में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तो मयंक शर्मा, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट या सर्विसेज आती है, इसको बोलते हैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, उसके फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज के रूप में इनको जो है नियुक्ति दी गई है, नियुक्ति प्राप्त हुई है। तो चलिए करंटली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अदर सेक्रेटरीज की, जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी करंट टाइम में यहाँ पर बात करोगे तो टीवी सोमनाथ आपको दिखाई देंगे, ठीक है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ पर पीके मिश्रा सर,
ठीक है, पीएमओ संभाल रहे हैं, ठीक है, पीके मिश्रा सर। होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन सर हैं, ठीक है, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन सर हैं। प्रिंसिपल पीएम सेक्रेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर पीके मिश्रा सर हैं। इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी की अब बात कर देते हैं, तो अजय सेठ करंटली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड फॉरेन सेक्रेटरी फाइनेंशियल एंड फॉरेन सेक्रेटरी आपके जो है विक्रम मिस्त्री सर हैं, विक्रम मिस्त्री सर हैं, ठीक है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी चर्चा में थे, ठीक है। दैट आफ्टर अब बात करते हैं, तो अदर आपको सेक्रेटरीज देखने को मिलते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी, अच्छा डिफेंस मिनिस्टर का टाइम देखोगे तो राजनाथ सिंह सर हैं, लखनऊ से आते हैं, राजनाथ सिंह सर हैं, ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी जो है राजेश कुमार सिंह करंटली आपको देख लेना नवंबर में इनकी ठीक है, राजेश कुमार सिंह, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग अपकमिंग एग्जामिनेशन में, लाइक बैंकिंग एग्जामिनेशन और एसएससी के एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में आपको इसके आंसर देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी मिनिस्ट्रीज आपके सामने है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन मैम है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह सर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह सर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो वो किसके पास में है, के आर नायडू, ठीक है, यस, राम मोहन नायडू सर के पास में। सॉरी, वो एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं है, वो सिविल एविएशन है, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो आपके एस जयशंकर सर के पास में। तो ये सारे मैंने मिनिस्ट्रीज भी आपसे डिस्कशन कर लिए। अदर यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सेक्रेटरीज भी यहाँ पर बता दिए। तो इनका अपॉइंटमेंट किया गया है मयंक शर्मा सर का। किस पोस्ट पे यहाँ पर पोजीशन मिली इनको, फाइनेंशियल एडवाइजर इन डिफेंस सेक्रेटरी, जो कि यहाँ पर ऑडिट करेंगे। इस बार के बजट की अगर बात कर लीजिए, 14% यहाँ पर बजट रखा गया है 2025-26 के लिए, 6.5 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें डिफेंस बजट, प्रोक्योरमेंट मतलब हथियार खरीदना, ऑडिट करना, फाइनेंशियल एडवाइस देना, ये इनके फ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ऑडिट वर्क भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पे सीजीडीए नेटवर्क कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स को यहाँ पर देखना, ओवरसी करना उनके नेटवर्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कराना, आंतरिक जो ऑडिट होते हैं, ठीक है, उनको कंडक्ट करवाना, फंड डिस्ट्रीब्यूट करना सर्विस के अंदर, ये सारी बातें, जुरिडिक्शन आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये सब सारी चीजें इनकी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको जो है देखने का मिल रहा है वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान सर, ठीक है, जिनकी एक्सपर्टीज है गनरी मिसाइल सिस्टम की, उनको यहाँ पर 47th वाइस चीफ नवल, वाइस चीफ नहीं है, वाइस चीफ नवल स्टाफ बनाया गया है इंडियन नेवी की तरह। क्लियर, इंडियन नेवी की तरह वाइस चीफ यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो टोटल अगर मैं कल ही डिस्कस किया था, मतलब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ अगर बात करोगे शिप्स इंडिया में, ठीक है, तो 135 है, जिसकी टारगेट है 2030 तक हम इसको 250, 150 से 160, और 2035 तक आते आते हम इसको 200 तक यहाँ पर पहुंचाने की यहाँ पर क्या है बात कर रहे हैं। क्लियर, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट, ठीक है, कल ही मैंने आईएनएस हिमगिरी की बात करी थी, फ्रिगेट, सबमरीन और पेट्रोलिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे आईएनएस तलवार, आईएनएस मैसूर, इन सब युद्धपोतों की इन्होंने कमान संभाली हुई है। इसके अलावा बहुत ब्रॉड कमांडिंग ऑफिसर्स के रूप में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े को इन्होंने यहाँ पर कार्य किया है। इनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, 1988 से यहाँ पर ये सर हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इसको आप इत्मीनान से पॉज करके सारी डिटेल को नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सागर की क्यों बात करी जा रही है, सागर की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि विच इज द स्ट्रेंथ डॉक्टर रायन बी एडवांस्ड बाय, इनके सारा जो लीडरशिप में लाया गया था। सागर क्या है, सागर एक्चुअली इंडिया की पॉलिसी है, जिसके तहत जो चाइना की एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। चाइना क्या है भैया, साउथ चाइना सी में चाइना क्या कर रहा है, अपनी जो मैरिटाइम मैरिटाइम मतलब समुद्री सीमा है, उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, टापू बना रहा है, और आसपास के क्षेत्र जैसे फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ठीक है ना, ये सारे जो आइलैंड नेशंस हैं, इनको इस चीज से खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर्स जो हैं वो यही होते हैं कि आपके कुछ नॉटिकल माइल्स तक यहाँ पर क्या रहता है, आपका वो क्षेत्र रहता है, उसके बाहर इंटरनेशनल ओशंस कहलाते हैं वो, ठीक है। तो चाइना क्या कर रहा है, इंटरनेशनल ओशन में टापू बना रहा है, और उनको क्या कर रहा है, एक तरीके से सलामी स्लाइसिंग, जो चाइना की थ्योरी है कि धीरे 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 ग्रोथ करते जाओ और उस क्षेत्र को अपने पर जो है डिक्लेयर कर दो, मिला लो, ठीक है। ये चाइना की एक तरीके से पॉलिसी रही है फ्रॉम स्टार्टिंग। तो उसमें अल्टीमेटली यहाँ पर चाइना के इंक्रोचमेंट की बात कर रहा था, जो तो उसके लिए फिर इंडिया के जितने भी आसपास के देश हैं उनको साथ में लेकर एक डॉक्ट्राइन पेश किया, जिसको यहाँ पर हम सागर बोलते हैं, ठीक है ना। इंडियन ओशन रीजन के अंदर, इंडियन पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जहाँ पर हम सागर डॉक्ट्राइन्स और मॉडर्नाइजेशन और इन सब चीज़ों को लेकर चलते, तो ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में अभी बता दी। इनको अवार्ड की बात करी जाए, अतिष्ट विशिष्ट सेवा मेडल एवीएसएम प्रोवाइड किया गया, उसके अलावा नौसेना मेडल एनएम भी यहाँ पर इनको नवाजा गया है। तो इंपॉर्टेंस क्या है वाइस चीफ नवल स्टाफ की, ऑब्वियसली बात है सेकंड पोजीशन है, ठीक है, जो सपोर्ट करेंगे चीफ नवल स्टाफ को।
डे टू डे मैनेजिंग ऑफ द ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑपरेशन होते हैं, जो कार्यालय ऑपरेशंस हैं, उनको यहाँ पे देखना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना, ऑपरेशन को रेडी करना, फ्लीट प्रिपेयर्डनेस, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि इंडिया के पास में 135 टोटल, ठीक है, करंटली जो है 135 की प्लस ही आपको जो है एक्टिव शिप्स देखने को मिलेगी करंट डेट में, प्लस ही आपको देखने को मिलेगी। इसमें से अगर बात करोगे तो 2 हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, ठीक है? सबमरीन्स है हमारे पास अलग-अलग कैटेगरी की, जिसमें हम बात करी जाए तो 3 न्यूक्लियर पावर्ड हैं, 16 डीज़ल इंजन इलेक्ट्रिक हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं 13 हमारे पास में, फ्रिगेट्स हैं, ठीक है? 70 P-17 हम लोगों ने कल ही बात करी थी, डिस्कशन किया था। तो इस तरीके से हमारे पास में इंडियन नेवी की जो है टोटल स्ट्रेंथ आपको रेडीनेस देखने को, प्रिपेयर्डनेस देखने को मिलती है। उसको मॉडर्नाइज़ेशन करना, आत्मनिर्भर भारत के तहत नई मिसाइल्स, साइबर वॉरफेयर्स, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करना है, मॉडर्नाइज़ेशन आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पर लेकर आना। ठीक है? सागर, तो यहाँ पर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो रीजन के अंदर इंडियन ओशंस रीजन के अंदर जितने भी देश हैं, उनकी सिक्योरिटी मेंटेन हो, वो आपस में ग्रोथ करें, एक-दूसरे की जो टेरिटरी है, ठीक है? चाहे लैंड टेरिटरी हो, ओशन टेरिटरी हो, उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है? इंटरनेशनल ऑर्डर की यहाँ पर क्या किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं, तो यहाँ पर फ़ॉलो किया जाए। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 1 ही अगस्त को वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा जी ने भी यहाँ पर नए कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी, जो कहाँ पर स्थित है? केरला में, एज़ीमला, ठीक है? एज़ीमला, वहाँ पर आपको जो है देखने को मिलती है, एस्टेब्लिश्ड है। एशिया की लार्जेस्ट ट्रेनिंग नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, 34 इयर्स की सर्विसेज़ अपने आप में यहाँ पर दे चुके हैं, तो वहाँ के ये हेड बनाए गए हैं मनीष चड्ढा सर, मनीष चड्ढा सर। तो डिटेल आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? जैसे वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा किस पोस्ट पे आए हैं? कमांडेंट इन इंडियन नेवल अकेडमी 1 अगस्त 2025 में। 1991 से अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, 34 साल से अधिक इनकी सर्विसेज़ हो चुकी है। आईएनएस मैसूर, आईएनएस वीर कृपान, इन सब पे ये एक तरीके से कमांडेंट फ्रंट लाइन पे यहाँ वॉरशिप पे भी ये रह चुके हैं, एक्सपीरियंस प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, सागर का डिस्कशन यहाँ पे हुआ बार-बार, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम्पल्स एग्ज़ाम्स के अंदर, वेरियस एग्ज़ाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। तो कहाँ पर स्थित है ये मैंने बात करी, ठीक है? एज़ीमला केरला में स्थित है और 34 वर्षों का इसके पास में पर अगर देखोगे 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है और एशिया की लार्जेस्ट नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं। इन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने रीअपॉइंट किया है एगोर एस्टीमैक को, ठीक है? एगोर एस्टीमैक पर अपॉइंट किया है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करोगे, इनके टेन्योर को यहाँ पर क्या किया, रीअपॉइंट किया गया, इनको एक्सटेंशन मिला है, इनको बढ़ा दिया। पिछले साल इनका एक्सटेंशन, इनका जो टेन्योर था वो खत्म हुआ था, फिर से इनको रीअपॉइंट यहाँ पर किया गया है। क्लियर है? इंडिया अगले टूर्नामेंट जैसे कि एशिया कप है 2027 में, फीफा वर्ल्ड कप है 2026 के, उसके लिए इंडिया यहाँ पर जो है क्वालीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर क्या किया गया है भारत के द्वारा, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया वेलफेयर इनिशिएटिव जैसे कि बेनोवलेंस फंड और पेंशन, जिसके तहत यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है पेंशन फंड की, कि मिनिमम 20 साल सर्विसेज में होना चाहिए और रिटायर होना चाहिए 60 साल की उम्र। तो ये इनकी यहाँ पर जो है डिसिप्लिन्स रखे गए हैं। तो चलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ यहाँ पर हम लोगों ने कवर किए हैं। अप्रोक्सीमेटली जो बेनोवलेंस फंड रखा गया है, वन टाइम मेडिकल फाइनेंशियल एड रिटायर्ड प्लेयर को दिया जाएगा। एक बार में मेडिकल एड, चाहे वो कोच हो, रेफरीज हो और सपोर्ट स्टाफ हो, जिसका कॉर्पस यहाँ पर बनाया गया है 7 लाख, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द AIFF लीडर्स। क्लियर है? तो उसके अलावा पेंशन रिटायरमेंट में लॉन्ग सर्विस जो करेंगे, जैसे मैंने कहा अभी 20 साल की सर्विसेज, या तो यहाँ पर 60 साल के बाद में वो रिटायर हो, तो उनके लिए एक पेंशन फंड भी यहाँ पर जो है अलॉट किया गया है। तो चलिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम लोगों ने कही। इमीडिएट गोल अभी देखोगे तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2025 में, फीफा है 2026 में, ठीक है? एशियन कप है 2027 में। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट जितने भी फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट होने वाले हैं, वो कहाँ-कहाँ पर होने वाले हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर रिप्लाई करिएगा। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दूँगा करने के लिए। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। टी.एन. मोहन। टी.एन. मोहन सर जो विज़नरी इंडियन बैंकर हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, 2009 में इनको पद्मश्री प्रोवाइड किया गया था, जो कि आईडीबीआई बैंक के करंट चेयरपर्सन भी थे। नोटेबल रोल ये अदा कर चुके हैं, ठीक है? उनकी रिसेंटली यहाँ पर जो है डेथ देखने को मिली है। पास हैं 2020 में ये पास हो चुके हैं। सेंचर की यहाँ पर बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, पद्मश्री 2009 में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया इनको। और अदर रोल यहाँ पर क्या है, चेयरपर्सन आईआईएम बेंगलुरु। इसके अलावा बात करोगे तो यहाँ पर तमिलनाडु में इनका जन्म होता है और लॉ की डिग्री उन्होंने प्राप्त करी थी। 2010 में पद्मश्री से इनको सम्मान प्राप्त किया गया है। लीडरशिप रोल में काफ़ी अलग-अलग बैंकों में रिफॉर्म्स में रहे हैं, एनपीए रेज़ोल्यूशन प्रोवाइड किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अनबैंक्ड पीपल तक बैंकिंग को पहुँचाना, उसमें भी इनका एक बड़ा रोल आपको देखने को मिलता है।
तो चेयरमैन है आईआईएम बोर्ड के, गवर्निंग बोर्ड के, उसके अलावा चेयरमैन आईडीबीआई बैंक के। ये रहे रिसेंटली इनका डिमाइस हुआ है पद्मश्री 2009 में। पब्लिक अफेयर कैटेगरी में यहाँ पर इनको प्रोवाइड किया गया है। एनपी जिसको हम लोग बोलते थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो ऑब्वियस सी बात है एक बैंकिंग जो है एक तरीके का रिस्किंग बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर बैंक के फंक्शन की हम बात करते हैं तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लोन लेंडिंग प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो ये जो लोन दिया जा रहा है ये दो तरीके से होता है, ऑन सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी। कहने का मतलब कोई यहाँ पर चीजें गिरवी रखी जाएंगी, कोई सिक्योरिटी दी जाएंगी, ऑन मतलब मॉरेटोरियम यहाँ सॉरी कोई मॉर्गेज, कोई प्लेज, हाइपोथिकेशन, ये सारी चीजें दी जाएंगी। कहने का सिंपल सा मतलब है, आप बैंक से लोन ले रहे हो तो कोई चीज गारंटी रखोगे ना बैंक के पास में। ठीक है? तो जब गारंटी रखते हो, गोल्ड रखते हो, जमीन के कागजात रखते हो, घर के पेपर रखते हो, ठीक है, कोई भी कीमती चीज रखते हो, तो वो आपका सिक्योरिटी लोन हो जाता है, सिक्योर्ड लोन हो जाता है। और जब ये सारी चीजें नहीं है तो वो होता है विदाउट सिक्योरिटी। ठीक है? इसीलिए आप देखते होगे तो विदाउट सिक्योरिटी लोन्स होते हैं, वो ज्यादातर यहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट पे होते हैं। इनका इंटरेस्ट रेट जो होता है, हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा हाई रहता है। वहीं पे जो विद सिक्योरिटी होते हैं उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है यूजुअली जो होता है वो कम होता है। क्लियर हो गया? अब एनपीए कब बनता है? जब लास्ट ईएमआई था, लास्ट ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं, वो अगर स्किप हो गई है, लास्ट में आपने पैसा नहीं जमा, तो बैंक यहाँ पर सोचता है कि भाई आप पैसा दोगे, लेकिन वो बैंक 90 डेज तक अगर वेट करे और 90 डेज तक वहां पर पैसा वापस नहीं किया जाए, तब वो अमाउंट अल्टीमेटली पहले बैंक के लिए क्या था, परफॉर्मिंग ऐसा था। क्यों? क्योंकि बैंक इस लोन से इंटरेस्ट प्राप्त कर रहा था, क्योंकि बैंक का ये पैसा पैसा बना के दे रहा था बैंक। लेकिन अल्टीमेटली जब 90 दिन हो गए तो बैंक इसको कैटेगराइज कर देता है एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, आफ्टर 90। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री, यहाँ पे कैबिनेट बात करोगे तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चार बड़े मेजर मल्टीपल ट्रैक्स रेलवे के जो उनको यहाँ पर अप्रूव किया है रेलवे को, जिसमें अगर बात करोगे तो टोटल कॉस्ट जो है वो 11,169 करोड़ रुपए की आने वाली है। 11,169 करोड़, 11,169 करोड़, जिसके लिए 5,774 574 किलोमीटर का अप्रोक्सली 13 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड इंटीग्रेट करके अलग अलग ट्रैकिंग यहाँ पर लाए गए हैं। अंडर वॉट? अंडर द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अंडर द प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। आई होप दिस क्लियर। तो 2028-29 तक को टारगेट यहाँ पर कंप्लीट करने के टारगेट रखे गए हैं, जिसमें प्रॉमिस किया जाए ट्रांसपोर्ट फ्रिगेट जो मालगाड़ी होती है उसको और पैसेंजर मोबिलिटी को यहाँ पर इंक्रीज किया जाए, साथ ही साथ में रूरल कनेक्टिविटी और यहाँ पर इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट भी किया जाए। जिसमें अगर बात करोगे तो चार वो क्षेत्र जो है वो इटारसी, नागपुर, फोर्थ लाइन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने के लिए, औरंगाबाद जिसको अब की डेट में आप यहाँ पर कहते हैं छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है, उसमें दोहरीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। परभणी का, परभणी क्षेत्र में डबलिंग ऑफ लाइन यहाँ पर किया जा रहा है। उसके अलावा अलू अलुआबरी रोड न्यू जलपाईगुड़ी थर्ड, तीसरी लाइन और चौथी लाइन पश्चिम बंगाल में लाई जा रही है, वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा डोंगोवोसी, डोंगोवा पोसी और जरूली तीसरी और चौथी लाइन झारखंड उड़ीसा में यहाँ पर डेवलप करी जा रही है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर कवर किया जाएगा। 11,169 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो ये सारी चीजें इटारसी, औरंगाबाद, अलूबारी रोड और यहाँ पर डोंगर। आई होप दिस ये सारी सारी कवर कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं, एक की फैक्ट है। अच्छा, उसके अलावा कल के दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 वंदे भारत भारत में यहाँ पर लॉन्च हो जाएंगे। इसमें से बेंगलुरु बेलगावी एक वंदे भारत होगी, एक श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के लिए वंदे भारत होगी, और एक एनजीपी मतलब नागपुर अजरी से पुणे की ओर यहाँ पर वंदे भारत आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल यहाँ पर वंदे भारत, मैं यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ वंदे भारत मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिया। करंट डेट में यहाँ पर वंदे भारत कितनी है? 150 वंदे भारत करंट डेट में यहाँ पर जो है आपकी ला चुकी है गवर्नमेंट। तो चलिए, टोटल नंबर ऑफ वंदे भारत। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, पहली वंदे भारत 2019 में लॉन्च की गई थी दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी, ठीक है, और फिर उसके बाद में वाराणसी से दिल्ली, वाराणसी से आपका दिल्ली नेक्स्ट लॉन्च की गई थी। तो इस तरीके से अभी वंदे भारत जो है आपके सामने जो मैं आपको बता चुका हूँ। 150 टू 160 टॉप स्पीड इसकी यहाँ पर जो है ये बताई गई है। अभी 150 यहाँ पर करंटली है, जो रिसेंटली 10 तारीख कल के दिन में यहाँ पर ऐड करी जाएगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट चलिए, 2019 में मैंने जैसा आपको बताया 160 इसकी स्पीड होती है। पहली वंदे भारत आपका कहाँ पे लॉन्च की गई थी? माता वैष्णो देवी के दिल्ली की ओर, ठीक है। टोटल टारगेट कितना है?
ठीक है? ये आप बताइएगा, सरकार का टारगेट कितना है? कितने वंदे भारत यहाँ पर लाने की सरकार का टारगेट है? उसको यहाँ पर आप जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। ये नेक्स्ट डिटेल मैंने बता दी आपको यहाँ पे। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत इसको यहाँ पर जो है लाया गया है। प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या करेगा? कैपेसिटी बढ़ाएगा, ऑपरेशन को इंक्रीज करेगा, ऑपरेशंस को इंक्रीज करेगा, क्रूशियल है ट्रांसपोर्ट के लिए, कमोडिटी जैसे कोल है, जिप्सम है, क्लिनिकर, ठीक है, फ्लाइज, ऐश, कंटेनर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यहाँ पर जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अगली बात कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे जनरेट किया जाएगा ह्यूमन डेट एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 2.29 करोड़ ह्यूमन डेज ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सरकार यहाँ पर इसके थ्रू प्रोवाइड कराएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सक्षम निवेशक, निवेशक सक्षम हो सके, 100 दिन का यहाँ पर नेशनल कैंपेन चलाया जा रहा है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर यहाँ पर आती है, क्योंकि कॉर्पोरेट अफेयर अगर बात करोगे तो निर्मला सीतारमन मैम के पास में आपको देखने को मिलेगा। 28 जुलाई से इसको शुरू किया गया है, 100 दिन का है। अब इसके अंदर 6 नवंबर तक यहाँ पर चलेगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, जिन्होंने अनक्लेम्ड डिविडेंड जो उनको आना है, उनका केवाईसी अपडेट होना है, नॉमिनेशन डिटेल्स अप्लाई होनी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है इन्वेस्टर डिटेल्स के अंदर यहाँ पर रखी जाए, ताकि इन्वेस्टर को और प्रोटेक्ट किया जा सके, उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया जा सके। किस सेक्शन के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था? IEPF एक, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 125। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मैं अभी आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, बहुत सारे सेक्शन है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर हम जब बात करते हैं, ठीक है, सेक्शन 42, इसमें आपका जाता है क्या? SLR, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगर आपने सुना होगा, CRR और SLR होता है, ठीक है, जो आपके मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपके डायरेक्ट टूल्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट टूल्स होते हैं, उनके अंदर क्वांटिटेटिव टूल्स जिसको हम लोग बोल देते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। आपके क्वालिटेटिव टूल्स की अगर बात करते हैं तो CRR, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैश रेशियो, ठीक है, और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यहाँ पर कैश क्रेडिट रेशियो और यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दैट सेबी एक्ट, अगर बात करोगे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया, ये भी पता होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि 1949 में आया था। सेबी एक्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं तो जो आया है ये आया है 1991 में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करोगे 1992 में, सॉरी, ठीक है, 1992 में सेबी एक बना था, मुंबई बेस्ड है, क्लियर है। इंश्योरेंस एक्ट, ये आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। तो 28 जुलाई से लेकर 6 नवंबर तक आपको यहाँ पर होने वाला 100 दिन तक यहाँ पर कैंपेन लाइव चलाया जाएगा, जिसमें केवाईसी अपडेट, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ द शेयर्स, ठीक है, और जितने लोगों ने पेपर के रूप में बहुत पहले लेके रखा है उसको डीमेटेरियलाइज किया जाएगा। स्टे कनेक्टेड, डिवाइड द डिविडेंड डायरेक्टली यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये अनक्लेम्ड 7 सालों तक है, 7 साल तक अगर कोई क्लेम नहीं करता है उसको यहाँ पर एजुकेशन के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा इस तरह के अनक्लेम्ड डिपॉजिट को। बेनिफिट क्या, हाउ दिस वर्क्स? पैन इंडिया आउटरीच करना, ड्राइव चलाना, डिजिटल कैंपेन चलाना, ऑनलाइन ऑफलाइन ड्राइव चलाना, केवाईसी कंडक्ट कराना, पैन आधार नॉमिनेशंस को कंडक्ट कराना, 100 दिन के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12, जब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो 71st एडिशन ऑफ द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 यहाँ पर लॉन्च की गई, जो कि अमेरिका की ग्लोबल बिजनेस मैगजीन है, फॉर्च्यून मैगजीन, ठीक है। फोर्ब्स इन पर्सन के लिए होती है, फॉर्च्यून जो है वो कंपनियों के लिए होती है, ये हमको पता होना चाहिए। जिसमें इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी और रेवेन्यू के रूप में यहाँ पर देखोगे तो इंडिया की तरफ से जो मुकेश अंबानी की तरह लीड की जाती है, उसमें है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो वो यहाँ पर टॉप कंपनीज इंडिया की तरफ आई है। यहाँ पे ग्लोबल पोजीशन 86 रैंक है थी, जो कि 2024 में थी, अभी वो 88 ग्लोबल पोजीशन 2025 रही है, ठीक है। कौन सा है ये? 71st है 2025 का। हाईएस्ट इंडिया की तरफ से कौन सी है भैया? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ग्लोबली अगर बात देखोगे तो 114 बिलियन का रेवेन्यू यहाँ पर जो है गोइंग किया है इस कंपनी ने। टॉप 3 कंपनी में वॉलमार्ट, अमेजॉन, स्टेट ग्रिड। वॉलमार्ट की अगर बात देखोगे तो इंडिया के अंदर फेसबुक है, सॉरी फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की आपका पेरेंट कंपनी कौन सी है अभी? वॉलमार्ट है, ठीक है। फेसबुक की तो मेटा है, क्लियर है, पता होना चाहिए। चलिए, टोटल वुमेन सीईओ 33, लास्ट ईयर के मुकाबले 6.6% इंक्रीज है। फॉर्च्यून मैगजीन स्टैब्लिश की गई थी 1929 में। करंट यहाँ पर सीईओ आपको देखने को मिलेंगे एनेस्थीसिया, क्लियर। चलिए, वॉलमार्ट जैसे मैंने आपको बताया, अमेजॉन जैसे मैंने बताया, स्टेट में थर्ड में है यहाँ पे, चाइनीज कंपनी स्टेट ग्राइंड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। रिलायंस 88 पोजीशन पे यहाँ पे रही है 114.12 बिलियन के साथ में।
जिसका अगर देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर रेवेन्यू पोजीशन मार्जिनली कम हुआ है। 1386 पे थी, अभी यहाँ पर जो है आपको 88 88 पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। फ्लैगशिप इनिशिएटिव यहाँ पर शुरू किया गया है, आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान। अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पर बात देखोगे, कर्मयोगी अभियान ये एक्चुअली शुरू किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सिविल सर्विसेज जो सर्विसेज है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए, सिविल सर्विसेज के अंदर चीजें हैं जो उसको इम्प्रूव करने के लिए फ्लैगशिप। अब यहाँ पर आदि जोड़ा गया है। ठीक है, आदि का मतलब यहाँ पर क्या है, आदिवासियों से रिलेटेड है। रीजनल प्रोसेस लैब्स कहाँ पर भाई, देहरादून उत्तराखंड में, और भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ कहाँ पे यहाँ पर रीजनल प्रोसेसिंग लैब्स ओपन करी जाएंगी, पहला तो देहरादून उत्तराखंड में आपको, उसके अलावा यहाँ पर भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जहां पर जो नेशनल मिशन ऑफ रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है, एम करना ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस लास्ट माइल सर्विसेज, मतलब लास्ट तक यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट की चीजें हैं, ठीक है, पॉलिसीज स्कीम्स हैं, उसका लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को ट्राइबल रीजन्स वाले में भी आपको देखना है, ताकि एक मैसिव कैडर बन सके, एम्पावर कर सके ग्रास रूट को, फंक्शनरीज को, और लीडरशिप को यहाँ पर बेटर किया जाए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर है। तो यहाँ पर फर्स्ट रीजनल प्रोसेस लैब जो है आदि कर्मयोगी लॉन्च की गई थी, वो बेंगलुरु में लॉन्च की गई थी पहली वाली। अभी जो लॉन्च की जा रही है वो देहरादून और आपका भुवनेश्वर में लॉन्च करी जा रही है। इस प्रकार से टोटल 6 लैब्स प्लान करी गई हैं। पहली बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है, दूसरी भोपाल आपका इस प्रकार से आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिली, और तीसरी देहरादून और अभी उड़ीसा में। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं कि भाई जो फर्स्ट थी वो कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका, दूसरी यहाँ पर भोपाल, तीसरी यहाँ पर देहरादून, और चौथी भुवनेश्वर। इस प्रकार से टोटल जो एम करी जा रही है, प्लान है 6, अभी जो 5th और 6th आएंगे वो भी आपको बता दी जाएंगी। टोटल कैटर क्या गया, 20 लाख से अधिक यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो जनजातीय पॉपुलेशन है, जनजातीय यहाँ पर हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सरकारी सेवाओं का लाभ हो सके, कवरेज करना 1 लाख से ज़्यादा गाँवों को, 3000 ब्लॉक्स को, 530 जिसको 30 के 30 यहाँ पर। उसके अलावा पीएम जन्म, बहुत ही जनमन, पीएम जनमन करके स्कीम लाई गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम आपको देखने को मिलती है पीएम जनमन। चलिए आगे बात करते हैं, मेजर इनिशिएटिव ट्राइबल रूरल एरिया में चाइल्ड डेवलपमेंट में, एजुकेशन में यहाँ पर लेके आना। पीएम जनमन पीबीटीजीज के लिए लाई गई थी। अगर बात करोगे आप लोग पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट स्कीम्स यहाँ पर ये लाई गई थी। अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे तो लॉन्च किया गया था इसको 2013 में, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको बेटर बेटर समझ में आए। पीएम जनमन स्कीम जो है 2023 में यहाँ पर लॉन्च की गई थी, ठीक है, जिसमें हमारी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में यहाँ पे इसको लाया गया था। 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, और भारत की 75 पीवीटीजीज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनको फोकस करते हुए इसको लाया गया था। इसके लिए बजट 24,105 करोड़ रुपए का इसका रखा गया था, ठीक है। इसमें मेजर फोकस किया गया ताकि पीवीटीजीज को हाउसिंग मिल पाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए, स्किल मिल पाए, उनका लाइवलीहुड का सपोर्ट हो सके, होलिस्टिक सपोर्ट उनको यहाँ पर मिल सके, सोशियो इकोनॉमिक फिनेंसमेंट, इंप्रूवमेंट, एजुकेशन, क्लीन वाटर, टैप से वाटर वहाँ पर मिल पाए, क्लीन वाटर, और प्रधानमंत्री, ठीक है, अ, मकान के बेस में आपको यहाँ पर जो है मकान भी प्रोवाइड किया जा सके। क्लियर है? तो अगली बात कर लेते हैं। इसके मिनिस्टर यहाँ पर देखोगे तो ट्राइबल मिनिस्टर कौन है, जोराम, ठीक है, जुअल ओराम। नेक्स्ट, ये लैब क्या काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ पर चीजें देखने को मिली, ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनिंग है, इसके अलावा आदि कर्मयोगी मैंने आपको बताया 20 लाख ट्राइबल्स को यहाँ पर जो है जोड़ा जाएगा। फॉलो कैस्केडिंग मॉडल को यहाँ पर फॉलो करेगी, जिसमें यहाँ पर क्या है भाई, एक तरीके से स्मार्ट लेवल पे चीजों को लेके चलना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजों पर लेकर आना। सिविल सोसाइटी यहाँ पर क्या है भाई, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ और आगे नेक्स्ट आने वाली हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया 2008 में बना था। दिलीप बसबे इसका करंट चेयरपर्सन है, मुंबई बेस्ड है। इसने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली यहाँ यूपीआई मई के ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर रिवील किया गया है 1 अगस्त को, ठीक है। अभी तो जुलाई के भी, सॉरी जून के ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर जो है रिवील कर दिए गए हैं, उनको भी मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा। उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस भी अभी रिसेंटली यहाँ पर यूपीआई पेमेंट में किए गए हैं। अब उन गाइडलाइंस में अगर आप देखोगे तो उनको एफिशिएंसी में लाना, रिलायबल बनाना, सिक्योर करना यूपीआई को, ठीक है, क्योंकि हमारी डिजिटल पेमेंट की बैकबोन है करंट।
तो एक यूज़र्स एक दिन में कितनी बार बैलेंस चेक कर सकते हैं यूपीआई पे, वो है 50। ठीक है? A person maximum number of time a user can check their balance, bank balance as per यूपीआई एप्लीकेशन पर डे मैन्युअली 100 सॉरी 50 टाइम यूज़ कर सकता है। तो अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है मैंने, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा दिखा देता हूँ मैं। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में आया, ठीक है? उसी के बाद में एनपीसीआई बनाया गया 2008 में, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2010 में आईएमपीएस लाया गया इसी के तहत। अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो बहुत सारे अलग-अलग आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है? जो मैं अभी आपको यहाँ पर इत्मीनान से प्रोडक्ट्स ऑफ यूपीआई करके भी आपको सॉरी प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई करके भी अब आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। 2008 में ये आया, 2010 में, फिर 2012 में रुपे कार्ड लाया गया, 2012 में रुपे कार्ड लाया गया, 2016 में यूपीआई लाया गया, ठीक है? 2016 में यूपीआई लाया गया और भीम लाया गया यहाँ पे 2017 में। तो ये बेसिक-बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट की बात करोगे तो एनपीसीआई के आपको रुपे कार्ड देखने को मिलेगा, यूपीआई देखने को मिलेगा, आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज़ है, 24 घंटे सातों दिन यहाँ पर आपको पेमेंट हो जाती है, बैंक से ट्रांसफर करते मनी। नैच है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसिंग, ठीक है? हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। एईपीएस है, जिसको हम लोग आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है? माइक्रो एटीएम लगाने पर गाँव गाँव में आधार के थ्रू पेमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। भारत बिल पे, ठीक है? एनईटीएस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन और साथ-साथ में आप उसमें देखोगे ये आपका फास्टैग भी ऐड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है? 50 टाइम्स बढ़ सकता है। लिमिट अकाउंट की कितनी है लिस्ट करने की? 25 पर डे। चलिए देख लेते हैं एक बार एनपीसीआई की ये सारी बातें। अगर ट्रांज़ैक्शंस की बात करोगे तो करंटली यहाँ पर इंडिया के अंदर सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ। ये 2008 में बना था। अजय कुमार चौधरी इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है और एमडी जो है आपके क्या देखने को मिलेंगे? दिलीप अज़बे। सबसे बड़ा जो पेमेंट अभी की डेट में 50% जो पेमेंट होता है, ठीक है? पेमेंट यहाँ पर कंपनीज़ के द्वारा एग्रीगेटर्स कंपनीज़ के द्वारा वो फ़ोन पे 50% है यहाँ। उसके बाद गूगल पे है, फिर आपका पेटीएम, नेवी, क्रेड और अदर आपको देखने को मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डेटा, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। तो चलिए बैलेंस इंक्वायरी की बात करी जाए तो 50 टाइम्स यहाँ पर आप यूपीआई ऐप से पता कर सकते हैं। लास्ट अमाउंट की बात करी जाए तो यूपीआई एप्लीकेशन कैन फेच लास्ट लिंक ऑफ यहाँ पर 25 पर डे। प्रोटेक्ट प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया सॉरी। नेक्स्ट पेंडिंग ट्रांज़ैक्शन स्टेटस चेक, जो पेंडिंग ट्रांज़ैक्शन है उसका जो आपने पेमेंट कर दिया उसका ट्रांज़ैक्शन आप मैक्सिमम 3 बार यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 90 सेकंड बिटवीन ऑफ अटेम्प्ट। एक से दूसरे चेक में 90 सेकंड का रहेगा डिफरेंस। ये अभी रिसेंटली 1 अगस्त को चेंज जो नियम चेंज हुए उनकी बात कर रहा हूँ। ऑटो पे प्रोसेस हाउस की यहाँ पर बात करी जाए तो ऑटो पेमेंट है आपकी, वो प्रोसेसिंग आवर्स जो यहाँ पर रिकरिंग आवर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, डिफाइन किए गए नॉन पीक आवर्स जैसे कि 10 बजे से लेकर 1 बजे इस समय पेमेंट यहाँ पर ऑटो पे डाला गया है। फिर 5 बजे से लेकर, ठीक है, आफ्टर द 9:30 इसमें अगर फेल हो जाता है तो आप ऑटो पे यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें इश्यू कर सकते हैं अपने टेक्निकल जो भी इश्यूज़ हों उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंस को उठा सकते हैं। रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन वैलिडेशन उसके बाद पेनल्टीज़ भी यहाँ पर नॉन कंप्लाई यहाँ पर इम्पोज़ करी गई है। जैसे बात करोगे जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है? जैसे कि गूगल पे है, फ़ोन पे है जैसे मैंने आपको बताया। तो वो जो फेल कर रहे हैं रिस्क एपीआई एक्सेस में, तो उनको यहाँ पर कहा है कि आपको एपीआई को रखना पड़ेगा आपके पास में, ठीक है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हम लोगों ने करी। एनपीसीआई के बारे में हम लोगों ने जाना, मैंडेट किया है यूपीआई पेमेंट्स को, क्लियर है? तो 31 तारीख को यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। ऐप्स लाइक गूगल पे, इन सभी को अपने सिस्टम को इसके प्रकार से अकॉर्डिंगली अपडेट करना पड़ेगा। एनपीसीआई के बारे में हम लोग सारी डिटेल जान ली, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी हम लोगों ने कर ली, टेक्सटाइल्स के बारे में भी इस चीज़ों में हम लोगों ने जाना, ठीक है? जीएसटी के बारे में हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर या फिर इस करंट अफेयर में जाना, सेक्रेटरीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना, यूनियन मिनिस्टर्स के बारे में जाना, वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में हम लोगों ने जाना, कर्मयोगी अभियान के तहत जाना, पीएम जनधन स्कीम के तहत जाना। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर धीरे-धीरे तो लेकर आएँगे। आई होप यू एन्जॉय द क्लास। नेक्स्ट जो है आपका करंट अफेयर 3 और 4 का आपको बन गया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में जल्दी-जल्दी पहुँच जाएगा। आई होप यू एन्जॉय द क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। Enjoy the session and do like, share and subscribe the channel. Thank you. Thanks a lot.